स्टूडेंट, तो पिछले टॉपिक में हमने इंग्लैंड में आई इंडस्ट्री रिवोल्यूशन और इसके इम्पैक्ट के बारे में हमने देखा। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के रोल ने भी जो किस तरह से मीट के एक्सपोर्ट को आसान कर दिया था और आसानी से जो इंग्लैंड के पुअर लोग थे वो भी इसको कंज्यूम कर पाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग। तो हम इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह से बीमारी ने जो कॉलोनियल पावर्स थी उनको कॉलोनियल सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश करने में हेल्प की। सन 1890 में अफ्रीका में तेज़ी से एक बीमारी फैली जिसका नाम था कैटल प्लेग और द रिंडरपेस्ट, जिससे लोकल लोगों की रोज़ी और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। यूरोपियन इंपीरियल इम्पैक्ट का ये एक अच्छा एग्जांपल है। इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से एक पशुओं में फैलने वाली बीमारी ने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट किया। शुरू से ही अफ्रीका में आबादी कम, क्षेत्रफल ज़्यादा था। कई सालों से ज़मीन और पशुओं ने अफ्रीका के लोगों को रोज़गार दिया और लोगों को कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 19वीं सेंचुरी अफ्रीका में ऐसी बहुत सी कम चीज़ें थी जिससे कि पैसे से ख़रीदा जा सकता था। यदि एक अफ्रीकन निवासी के पास ज़मीन और मवेशी होता तो उसे किसी और काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। 19वीं सेंचुरी में यूरोपियंस का ध्यान अफ्रीका के जो वास्ट रिसोर्सेज थे, जिनमें लैंड और मिनरल सोर्सेज शामिल थे, उनकी तरफ गया। यूरोपियंस इस उम्मीद से अफ्रीका आए कि वे यहाँ पे प्लांटेशंस और माइन से फसलें और मिनरल्स निकालकर यूरोप में एक्सपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या थी वो थी लेबर की शॉर्टेज। एम्प्लॉयर्स ने बहुत से मेथड से लेबर को रिक्रूट और रिटेन करने की कोशिश की। हैवी टैक्सेस को लगाया गया जो कि प्लांटेशंस और माइंस में काम करके ही चुकाया जा सकता था। किसानों को विरासत के आधार पर मिलने वाला अधिकार बदल दिया गया। एक परिवार के एक सदस्य को ही ज़मीन पर मालिकाना हक दिया गया, बाकियों को लेबर मार्केट में जाना पड़ा। माइंस में काम करने वालों पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई और तब एक ऐसी तबाही मचाने वाली बीमारी की शुरुआत हुई जिसने पशुओं को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। एक ऐसी बीमारी जिसने सिचुएशन चेंज कर दी। रिंडरपेस्ट अफ्रीका में 1880 में पहुंची। ये इन्फेक्टेड मवेशियों से पहुंची थी जो कि ब्रिटिश एशिया से इटालियन सोल्जर्स के लिए भोजन के रूप में खाने के लिए लाए गए थे। पूर्वी अफ्रीका से दक्षिण तक ये बीमारी आग की तरह फैलने लगी और पश्चिम पहुंच गई। इसने अफ्रीका में मौजूद 90% मवेशियों को मार दिया। पशुओं के मरने से अफ्रीका के लोग बेरोज़गार हो गए। प्लांटर्स, माइन वर्कर्स और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इसको एडवांटेज के तौर पर लिया और ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीकन को लेबर मार्केट में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे अफ्रीका को जीतना आसान हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक ऐसी बंधुआ मजदूरी जिसमें मजदूर कुछ निश्चित समय के लिए बाहर काम करने के लिए जाता है और बदले में उन्हें घर वापस बिना किसी पैसे के लिए लाया जाता है। भारत से इंडेंचर्ड लेबर का माइग्रेट करना 19वीं सेंचुरी वर्ल्ड में दो पहलुओं को दिखाता है। फर्स्ट, फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एक के लिए और दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशंस। मींस जो कॉलोनियल पावर थी उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हुई, लेकिन इंडियंस की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। हायर इनकम फॉर सम एंड पॉवर्टी मींस जो इंग्लैंड में इस्टेब्लिश फैक्ट्रीज थी उनमें उनकी इनकम बढ़ गई और जो हैंडलूम वर्कर्स थे इंडिया में उनकी जो इकोनॉमी थी वो ठप हो गई। इसी के परिणाम स्वरूप उनको इंडेंचर्ड लेबर में जाना पड़ा। 19वीं सेंचुरी में हज़ारों इंडियन और चाइनीज़ लेबर प्लांटेशंस और माइंस में रोड और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए विश्व भर में गए। ज़्यादातर इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया और तमिलनाडु से थे। मिड 19वीं सेंचुरी में इस रीजन में बहुत सारे बदलाव आए। फर्स्ट, कॉटन इंडस्ट्री गिरने लगी, लैंड रेंट बढ़े, ज़मीन को माइंस और प्लांटेशन के लिए साफ किया गया। इन सभी ने गरीबों पर बहुत ज़्यादा असर डाला। वे रेंट नहीं दे पाए, वे कर्जे में डूब गए और मजबूर होकर उनको काम की तलाश में माइग्रेट करना पड़ा। ज़्यादातर इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट कैरिबियन आइलैंड जैसे कि त्रिनिदाद, गुयाना और सूरिनाम, मॉरिशस और फिजी गए। तमिल माइग्रेंट्स साथ के देश श्रीलंका और मलाया गए। कुछ असम में टी प्लांटेशन में काम करने के लिए गए। यह रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयर्स के द्वारा थ्रू एजेंट्स किया जाता था जिनको कुछ कमीशन दिया जाता था। बहुत से माइग्रेंट्स काम करने के लिए तैयार थे और उनको ये उम्मीद थी कि वे गरीबी से बच जाएंगे। एजेंट्स ने
माइग्रेंट्स को झूठी जानकारी देकर उनको रिक्रूट किया और कई बार उनको ज़बरदस्ती भी भेज दिया था। प्लांटेशन में पहुंचकर उनको असलियत का पता चलता था, लेकिन वर्कर्स ने इससे बचने के लिए अपने तरीके निकाले। बहुत से जंगलों में भागे और जब उनको पकड़ लिया जाता था उनको बहुत ज़्यादा पीटा जाता था। कईयों ने दूसरे कल्चर्स को अपना लिया। त्रिनिदाद में एनुअल मुहर्रम जुलूस जो था वो दंगे में बदल गया, जिसमें बहुत सारे नस्ल और धर्म के लोगों ने भाग लिया। इसी तरह का एक और प्रोटेस्ट रीजन बना रास्टाफेरिनिज़्म, जिसको जमैका के रेगे स्टार बॉब मार्ले ने फेमस कर दिया था। इसी तरह से चटनी म्यूज़िक त्रिनिदाद और गयाना में बहुत पॉपुलर हुआ। इस तरह से अनेक कल्चर जुड़े और नए कल्चर का एक राइज हुआ और ग्लोबल वर्ल्ड इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसमें नई चीज़ें आनी शुरू हो गई। कुछ इंडेंचर्ड वर्कर्स काम ख़त्म होने के बाद वापस चले गए और कहीं कुछ जो है यहीं पर बस गए। इसी कारण इन देशों में आज हम देखते हैं कि भारतीय मूल के बहुत से लोग जो है ज़्यादा जहाँ देखने को मिलते हैं। क्या आपने नोबेल प्राइज़ विनर भारतीय मूल के लेखक वी.एस. नायपॉल के बारे में सुना है? आपने वेस्ट इंडीज़ के फेमस क्रिकेटर शिव नारायण चंद्र पॉल और राम नरेश सरवन के बारे में भी सुना होगा। ये सभी भारतीय मूल के लोग हैं जो कि इंडेंचर्ड लेबर के दौरान वहीं पर बस गए थे। 1900 में नेशनलिस्ट लीडर ने इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम का विरोध किया और इसे घटिया और क्रूर बताया। 1921 में इसे ख़त्म कर दिया गया और कई दशकों के बाद भी इंडियन इंडेंचर्ड लेबर को पुलिस ही कहा जाता था, जो कि इन कैरिबियन आइलैंड में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी थी। वी.एस. नायपॉल के शुरुआती नॉवेल्स में भी इसी स्थिति को दिखाया गया है। तो इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।